आज हमने पढ़ना है एपिथेलियम, जो पहले पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, याद है सबको सिंपल एपिथेलियम? एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन करनी है हमने ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं बच्चों। एपिथेलियम की क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ सेल एंड नंबर ऑफ लेयर की बेस पे। ठीक है, अगर हम नंबर ऑफ लेयर की बात करते हैं तो अगर सिंगल लेयर होगी तो सिंपल एपिथेलियम, अगर एक से ज्यादा लेयर होगी तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, अब एक से ज्यादा लेयर में 2 लेयर भी शामिल हैं, 2 से ज्यादा लेयर भी शामिल हैं। ओके हो गया, चलो आगे। हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा था सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलमनर एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम कैसी थी? सिंगल लेयर ऑफ सेल और सेल होंगे फ्लैट, सेल का न्यूक्लियस फ्लैट होगा। ठीक है, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसी थी? सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, सेल क्यूब शेप होंगे, सेल का न्यूक्लियस राउंड होगा और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तीसरी चीज सिंपल कोलमनर एपिथेलियम, सिंगल लेयर ऑफ सेल, न्यूक्लियस ओवल शेप होगा और कहाँ पे होगा? नियर टू दी बेसमेंट मेम्ब्रेन, टुवर्ड बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा, पेरिफेरी की तरफ नहीं होगा। ठीक है, यही पढ़ा ना हमने। अच्छा चलो आज हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का क्या मतलब है? नंबर ऑफ लेयर्स विल बी 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2। अच्छा, इस टाइप की एपिथेलियम का मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन में। इससे पहले जब मैं स्कीमस पढ़ा रहा था, सिंपल लेयर पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था कि जो सिंगल लेयर होती है उनका प्रोटेक्शन में इतना अच्छा काम नहीं होता, उनके बाकी फंक्शन होते हैं, लाइक एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेक्रीशन करते हैं। अगर प्रोटेक्शन की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड जो एपिथेलियम होगी ये ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अच्छा अगली चीज़ कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग एपिथेलियम, मतलब लास्ट लेक्चर में ये बताया था ये एपिथेलियम अपने आप को रीजनरेट करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी एपिथेलियम में होती है। ठीक है ना, और मैंने इसी बेस पे बताया था ना कि कैंसर सेल सबसे ज़्यादा एपिथेलियम में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो रीजनरेशन सबसे ज़्यादा करते हैं सेल। ठीक है ना, तो ये जो लेयर है अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिन्यू कर रही है। अच्छा अगली चीज़, इनका जो नाम है, सिंपल लेयर का हमने नाम लिखा था ना, जिस टाइप के शेप ऑफ सेल होगा उसकी बेस पर हमने उसका नाम रख दिया था। अगर शेप स्क्वेमस शेप है तो हमने कहा था कि स्क्वेमस एपिथेलियम है, ये बताया था ना। अगर क्यूबाइडल शेप सेल है तो हमने कहा था क्यूबाइडल एपिथेलियम है। लेकिन अगर हम स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में जो सबसे टॉप लेयर होगी सेल की, ठीक है, उसकी जो शेप होगी उस शेप की बेस पे हमने सेल का नाम देना है, इस लेयर पूरी एपिथेलियम का नाम देना है। अब अगर नीचे क्यूबाइडल सेल प्रेजेंट है लेकिन टॉप पे हमारे पास स्क्वेमस सेल आ रहे हैं, ठीक है, तो उसका नाम होगा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, अगर टॉप पे कॉलम लाइक सेल आ रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, अगर टॉप पे ट्यूब लाइक सेल आ रहे हैं तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब इसमें हमें नीचे वाली लेयर से कोई लेने देना नहीं है अगर हमने नेमिंग जब करनी है तो। अच्छा चलो पहली बार करते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम 2 टाइप की होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। एक में केराटिन की लेयर प्रेजेंट होगी और दूसरे में केराटिन की लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, जो जिसमें प्रेजेंट होगी वो केराटिनाइज्ड है, जिसमें नहीं प्रेजेंट होगी वो नॉन केराटिनाइज्ड है। ठीक है, अच्छा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ लेयर है फिक्स नहीं है। ठीक है ना, जो शेप ऑफ द सेल होगी वो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। नंबर ऑफ लेयर पता नहीं कितनी हो सकती हैं, 2 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, डिपेंड। ठीक है, उसके नंबर फिक्स नहीं है। जो सेल की बच्चे केराटिन बेसिकली डेड लेयर ऑफ सेल्स नहीं होती बच्चे, केराटिन एक प्रोटीन का नाम है। केराटिन आसान अल्फाज में बताऊँ एक प्रोटीन का नाम है। ठीक है ना, केराटिन लेयर का मतलब होगा कि डेड सेल की लेयर होगी जिसके अंदर केराटिन प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो आगे जाकर बताता हूँ कैसे होता है। अच्छा, अब बेजल लेयर होती है, मिडल लेयर और एपिकल लेयर या सरफेस लेयर, सुपरफिशियल लेयर। बेजल का मतलब नीचे वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ जो अटैच होगी। ठीक है, उसके बाद आएंगी मिडल लेयर और मिडल लेयर के बाद आएगी सुपरफिशियल लेयर, सबसे ऊपर वाली लेयर।
ठीक है। अब मैंने बताया मल्टीपल लेयर है स्ट्रेटिफाइड में। सबसे पहले नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ एक लेयर होगी, उसको हम स्ट्रेटम बेसिले कहेंगे, जो बेसमेंट के साथ अटैच होगी। उसके ऊपर फिर आगे मिडल में लेयर होती हैं, वो 2 भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6 जितनी भी होंगी, ठीक है ना। और मल्टीपल लेयर भी हो सकती हैं, 2 से ज़्यादा लेयर भी हो सकती हैं, तो उनका हम नाम भी डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर टॉप लेयर होती है, जो कि सबसे ऊपर वाली होती है, जो कि अगर इंटरनल ऑर्गन है कोई तो ल्यूमन को फेस करेगी, ठीक है ना। अगर वो बॉडी के एक्सटर्नली प्रेजेंट है तो वो बाहर वाले इन्वायरमेंट को फेस करेगी, जो सुपरफिशियल लेयर होगी इसकी, ठीक है। अच्छा, ये सामने पिक्चर नजर आ रही है सबको, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसमें जो ये सेल प्रेजेंट है नीचे वाले, ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है सबके साथ, ठीक है ना। एपिथेलियम के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, और एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू को जो चीज़ जोड़ती है वो क्या चीज़ होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बताया ना मैंने, एपिथेलियम के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो ये नीचे वाली लेयर है, सबसे नीचे वाली, यहाँ पे अगर आप न्यूक्लियस पे फोकस करो, ये वाला, ये फ्लैट न्यूक्लियस नहीं है, ये या तो राउंड होगा या इलोंगेटेड होगा, ठीक है ना। तो ये कुबाइडल टू कोलमनर सेल होते हैं, यहाँ पे कुबाइडल भी हो सकते हैं, कोलमनर भी हो सकते हैं, बाजू का दोनों भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये फ्लैट नहीं होंगे, स्केमस नहीं होंगे। लेकिन जो टॉप लेयर है ये वाली, यहाँ पे जो सेल होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे। तो हमने इसको सिंपल स्ट्रेटिफाइड स्केमस का नाम दिया, किस बेस पे, टॉप लेयर की बेस पे। टॉप लेयर पे जो सेल होंगे उसकी बेस पे हमने इसका नाम देना है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, ठीक है। यहाँ पे सेल देखो इलोंगेटेड है, लंबे, सेल आहिस्ता ऊपर जाते जाते फ्लैट होना शुरू हो गया, ये देखो फ्लैट हो गया, यहाँ पे ऊपर जाओगे बिल्कुल ही फ्लैट हो जाएगा, ऐसा ही हो रहा है, सबको नजर आ रहा है। सेल नीचे सेल कंप्लीटली राउंड है, ओवल शेप है, जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं ना सेल आहिस्ता आहिस्ता सीधा होना शुरू हो जाता है और फ्लैट होना शुरू हो जाता है, फिर एक टाइम आता है सेल बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ये देखो ये प्रेजेंट है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये भी वही चीज़ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे ये बेसल लेयर है, जैसे ही ऊपर की तरफ जाएंगे टॉप पे जाके फ्लैट सेल प्रेजेंट हो जाएंगे, सेल फ्लैट हो जाएंगे, सेल का न्यूक्लियस भी फ्लैट हो जाएगा, और उस बेस पे हम कहेंगे स्क्वेमस एपिथेलियम। अगली चीज़ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, इसमें केराटिन की एक लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। सुपरफिशियल लेयर में डेड सेल की लेयर होगी फिल्ड विद केराटिन प्रोटीन। बच्चे आपका पॉइंट क्लियर हो गया जो आपने पूछा था, ठीक है ना। केराटिन की लेयर बेसिकली डेड सेल की लेयर होती है, जो डेड सेल होते हैं वो केराटिन के फिल हुए होते हैं, उसके अंदर केराटिन फिल हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे छोटी सी एक बार बताऊँ, आपकी बुक में मेंशन है, जो हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होती है आपकी स्किन में प्रेजेंट, ठीक है। और इसकी लेयर आपकी बुक में मेंशन है, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ी सी। ये सबसे नीचे वाली लेयर होती है, सबसे नीचे वाली एपिथेलियम की सबसे नीचे वाली लेयर, मैं पिक्चर दिखा के बता देता हूँ। ये पिक्चर नजर आ रही है सबको, सबसे जो नीचे वाली लेयर होगी ना, ये वाली जो कनेक्टिव टिश्यू के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होगी, या जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी, उसका नाम है स्ट्रेटम बेसिले। स्ट्रेटम बेसिले, स्ट्रेटम कहते हैं लेयर को। इससे पहले हमने बताया था क्या बताया था, लेमिना का वर्ड याद है, लेमिना लूसिडा, लेमिना डेंसा हमने पढ़ा। मैंने बताया जहाँ जहाँ पे लेमिना का मतलब वर्ड आएगा, इसका मतलब होगा हम लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अब जहाँ जहाँ पे स्ट्रेटम का वर्ड आएगा वहाँ पे भी हम लेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ एक ही होती है, नाम हम डिफरेंट दे देते हैं। जी बच्चे, जी बच्चे, लेमिना, और हम तो कहेंगे ये लेयर का बात हो रही है, या अगर वहाँ पे स्ट्रेटम का वर्ड आ रहा है तो भी लेयर की बात हो रही है। अगर टुनिका का वर्ड आ रहा है, TUNICA है, तो भी लेयर की बात हो रही है। तो टुनिका जब हम जाएंगे तब हम टुनिका को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटम, जी बच्चे, कैन वी से कि जो कलमनर सेल होते हैं वो इवॉल्व करता है टू स्क्वेमस? बच्चे इवॉल्व नहीं होता, इसको आप ये कह सकते हो कि इनकी क्या कह सकते हो, इनकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है ना। हाँ, मतलब सेल जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करता जाएगा सेल की शेप चेंज होती जाएगी, ठीक है ना। सेल की खुद की शेप भी चेंज होगी, सेल के न्यूक्लियस की शेप भी चेंज होगी, वो ऊपर टॉप लेयर पे जाते जाते बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पहली लेयर मैंने बताई स्ट्रेटम बेसिले, जो कहाँ प्रेजेंट होगी, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ प्रेजेंट होगी, ठीक है ना। अब स्किन में प्रेजेंट होती है। इससे ऊपर वाली लेयर कौन सी होगी, स्ट्रेटम। यार बुक है आप लोगों के पास, किसी के पास बुक के नोट्स हों, ठीक है, तो अच्छा नोट्स भी फोटो से करवा लो ना। दूसरी लेयर होती है स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है।
स्ट्रेटम स्पाइनोजम। स्पाइनोजम, स्पाइस का नाम सुने, स्पाइक या स्पाइस, लोगों ने बाल खड़े किए होते हैं, आसान अल्फाज में बताऊँ, कुछ लोगों ने मुझे कहते स्पाइक बनाए हुए हैं इसने, ठीक है ना। तो स्ट्रेटम स्पाइनोजम। अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो सेकंड लेयर है ना, ये वाली, ये सारी बेसमेंट मेम्ब्रेन के अलावा, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ऊपर वाली, और ये जो ऊपर वाली डार्क कलर की लेयर नजर आ रही है इसके नीचे वाली, यहाँ से लेकर ये सारी लेयर जो है, ये है स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है। इसमें होता क्या, हम अच्छा हमने स्तंभ पढ़ी डेस्मोसोम के नाम से, याद है कहाँ पढ़ेगी डेस्मोसोम, जंक्शन में हमने पढ़ाया, जंक्शन को हम कहते हैं डेस्मोसोम, ये पढ़ाया था ना मैंने। तो स्ट्रेटम स्पाइनोजम में जो जंक्शन होंगे वो डेस्मोसोम्स होंगे, ठीक है। जब हम इनकी स्टेनिंग करेंगे, ठीक है, तो ड्यूरिंग स्टेनिंग इनके डेस्मोसोम के दरमियान वाली जो चीज़ें होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। तो हमें ना जब इनकी अपीयरेंस होती है वो इस तरह की नजर आती है जिससे 2 सेल के दरमियान स्पाइन निकले हुए हैं, ठीक है, 2 सेल के दरमियान स्पाइन निकले हुए हैं, ओके। तो उस बेस पे हम कहते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम इसको। चलो आगे, तीसरी लेयर होती है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, ये तीसरे नंबर वाली लेयर, इसका नाम है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम। अच्छा, इनकी जो ज़्यादा डिटेल है ना, डीपली हम जब हम सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो एक सब्जेक्ट होगा, टॉपिक होगा इंटेगोमेंट्री सिस्टम का, ठीक है ना, तब वहाँ पे हमने यही चीज़ें पढ़नी है। अभी मैं ब्रीफ का इंट्रो दे रहा हूँ, हर चीज़ का डिटेल हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे इसकी। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, इसमें क्या होता है, जो सेल होता है, सेल के अंदर ग्रेन्यूल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उन ग्रेन्यूल को कहते हैं केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल। क्या कहते हैं, केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल, उन ग्रेन्यूल्स का नाम है। ये ग्रेन्यूल जब स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती है ना, ये वही लेयर यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं और इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं सेल के अंदर। तो जो ये टॉप से ऊपर वाली लेयर नजर आ रही है आपको, डार्क कलर की, रेड कलर की, अगर इसको देखो तो इसको ऐसा लगेगा जैसे इसमें थोड़े से दाने बने हुए हैं, दानेदार सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है। नीचे वाली थोड़ी सी प्लेन है इनकी निस्बत, ऐसे ही हो रहा है। इस सेल को फोकस करो, इनको फोकस करो, ये ऐसे जैसे साफ होती है और ये ऐसे जैसे इसमें दाने बने हुए हैं, ऐसे ही नजर आ रहा है सबको। तो ये ऊपर वाली जो लेयर है इसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, इसको हमने कहना है स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम। नाम के जाहिर है स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम मतलब ग्रेन्यूल प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ग्रेन्यूल होंगे कौन से, केराटोहाइलिन ग्रेन्यूल होंगे, ठीक है। अगली इसके बाद लेयर आती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम ये प्रेजेंट होती है थिक स्किन में। आपके ना 2 तरह की स्किन होती है इंसान में नॉर्मली और एनिमल में भी, एक होती है थिन स्किन, एक होती है थिक स्किन, वो स्किन जहाँ से हेयर निकलते हैं, ठीक है, आपके आगे वाली हेयर, और एक स्किन होती है हेयरलेस स्किन। ऐसे ही होता है, हेयरलेस स्किन देखी है आप लोगों ने अपनी, कौन सी हो सकती है जहाँ पे हेयर नहीं होंगे बच्चे, आपकी बॉडी में सिर्फ ये वाली जो स्किन है ना, और पाँव की और हाथों की, ये वाली स्किन, हाथ की स्किन, यहाँ पे बाल नहीं होते, ऐसा ही है। हथेली पे सरसों नहीं जमती, सुनी हुई ये बातें, ठीक है ना। तो जो ये वाली स्किन होती है ना, थिक स्किन होती है, थिक स्किन में स्ट्रेटम ल्यूसिडम प्रेजेंट होती है, ओके, और थिन स्किन में स्ट्रेटम ल्यूसिडम एब्सेंट होती है। ग्रेन्युलोजम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें क्या होता है, इसमें डेड सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब जो डेड सेल होंगे उनमें कैराटिन भरी हुई होगी, कैराटिन प्रोटीन है वो भरी हुई होगी और वो प्रेजेंट होगी। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे पोर्शन में आपको कहीं पे भी न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। ये जो व्हाइट कलर की स्पेसीज है, ये स्पेसीज आप इन्हें कह सकते हैं, आप न्यूक्लियस नहीं कह सकते। क्यों, न्यूक्लियस का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, या ब्लू होगा या रेडिश होता है, स्टेन पे डिपेंड करेगा ना। व्हाइट कलर का न्यूक्लियस नहीं होता कभी, तब होगा जब आप स्टेन नहीं करोगे, तब आपको नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। फिर जो ऊपर वाली लेयर है ये कौन सी है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें क्या होता है, डेड सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होगी स्ट्रेटिफाइड स्केमस केराटिनाइज एपिथेलियम। केराटिनाइज क्यों कहते हैं, केराटिन की लेयर प्रेजेंट है। अच्छा, अभी लैब में बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हमें कैसे पता लगेगा कि डेड सेल की लेयर है ये लाइव सेल है, क्योंकि हमें हो सकता है हम नीचे कोई सेल देखते हैं और हमें वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल ये सेल है, यहाँ पे हमें न्यूक्लियस नहीं मिल रहा, आसपास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो हम नीचे वाले को डेड क्यों नहीं कहते, ठीक है ना। अब होता क्या है, जब आप लोग टिश्यू प्रोसेसिंग करने के बाद टिश्यू की स्लाइड बनाते हो ना, स्लाइड आपने माइक्रोटोम से स्लाइड कट भी करनी होती है, सेक्शन कट करके स्लाइड पर उठाना होता है। तो
जो सेल होता है नॉर्मली किस तरह का होता है, कोई बता सकता है? ठीक है ना। अभी सेल कभी भी 2 डायमेंशनल नहीं होता, सेल हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है ना। तो आसान अल्फाज में समझाने के लिए कह दूँ कि अंडा देखा है ना सबने, अंडा, उबला हुआ अंडा, ठीक है ना, उसकी जो दरमियान में योक होती है वो सेंटर में प्रेजेंट होती है तकरीबन, आसान अल्फाज में बताऊँ तो। ठीक है ना। अब अंडे को मैंने कट करना है ऊपर से, हमने सेल को कट किया ना माइक्रोटोम से, और स्लाइड आगे सेल आगे स्लाइड पे। अब अगर उसको कट करने के दौरान वो किसी ऐसे एंगल से कट हो जाता है कि जो उसकी न्यूक्लियस है, जो उसकी अंडे की जो वो होती है, योक होती है, जर्री होती है, वो उस वाले पोर्शन में ना आए, पॉसिबल है? कभी अंडा कटवाया है? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अंडे के दरमियान जर्री नहीं आती, सिर्फ सफ़ेदी आती है उबले हुए अंडे में, और आगे जाके फिर जर्री आना शुरू होती है, होता है ना ऐसे। तो किस एंगल से कटा है ये बड़ा मैटर करता है। सारे सेल एक एंगल पे नहीं कटते। ठीक है ना। अब अगर यहाँ न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट और यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, साइड पे भी प्रेजेंट है, तो इसका क्या मतलब होगा? जो ये वाला सेल है ये इस एंगल से कटा है कि इसका जो न्यूक्लियस है वो पीछे वाले टिश्यू में रह गया है। ठीक है ना। लेकिन मैं इसको डेड सेल नहीं कह सकता, क्योंकि इसके जितने भी सेल हैं सब में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। लेकिन जो ऊपर वाली लेयर है, पूरी की पूरी लेयर ये वाली, इस पूरी लेयर में आपको कहीं पे भी न्यूक्लियस नजर नहीं आएगा। ठीक है। जहाँ पूरी लेयर में कोई न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, सेल की कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रही, आपको साइटोप्लाज्म नजर नहीं आ रहा, सेल फूला हुआ नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना। सेल में स्टेनिंग आपको डिफरेंट नजर आ रही है, तो ये सारे के सारे डेड सेल होते हैं। इसको हमने कहना है केराटिन की लेयर है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये जो ये वाली पिक्चर है ये हाई मैग्निफिकेशन पे है। जी बच्चे, जी बच्चे, नेल में, नेल में बच्चे, नेल क्या चीज़ है? नेल हार्ड चीज़ है ना, कॉर्नियम होती है ना। ये जो आपका नेल है ये डेड टिश्यू से मिलकर बना है, कॉर्नियम लेयर होती है इसमें। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम और नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की लेयर का पता लग गया है? स्ट्रेटम बेसिलस, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम और स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे ऊपर वाली। ठीक है, क्लियर है सबको? अच्छा, आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगी, बिटवीन डिफरेंस कर लोगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड का। अच्छा, फिर ये कौन सी है बताओ जरा देख के, ये केराटिनाइज्ड है कि नॉन केराटिनाइज्ड है? ये केराटिनाइज्ड है। ठीक हो गया। अच्छा सुनो मेरी बात, जो ये वाली इमेज है, ये वाली, ये हाई मैग्निफिकेशन पे है। हाई मैग्निफिकेशन मतलब समझते हो कि ये या 40x पे है, फॉर एग्जांपल ये या 40x पे होगी, 100x पे होगी, 10x पे होगी, हाई मैग्निफिकेशन पे होगी। और इसके कंपैरिजन में अगर मैं इस पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ये लो मैग्निफिकेशन पे है। ठीक है, कैसे पता लग रहा है ये हाई मैग्निफिकेशन की है, लो मैग्निफिकेशन की है? ठीक है ना। अब इसमें हमें एपिथेलियम इतनी से नजर आ रही है पूरी पिक्चर में। ठीक है ना। इसी चीज़ को अगर मैं फोकस करता हूँ, लेट्स सपोज ये देखो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी एपिथेलियम आ रही है, मतलब उसी एरिया को हमने ज़्यादा बढ़ाया हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये वही वाली स्लाइड है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे हमने एपिथेलियम पूरे काफ़ी बड़ी नज़र आ रही है, तो ये हाई मैग्निफिकेशन पे नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लो मैग्निफिकेशन पे। अब देखो टॉप लेयर कौन, सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ स्ट्रेटम बेसिलस, ये नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। ठीक है, एपिथेलियम के नीचे हमेशा कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो नीचे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? कनेक्टिव टिश्यू एपिथेलियम में, एपिथेलियल सेल कहाँ प्रेजेंट है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर? ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये एपिथेलियल सेल है। दोनों में फर्क कैसे कर रहे हो? इनके न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा साथ साथ अटैच हैं एक दूसरे के, स्पेसीज जो होती हैं सेल के दरमियान बहुत कम होती हैं। ठीक है, लेकिन नीचे कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन फाइबर ज़्यादा होते हैं, स्पेसीज ज़्यादा होती हैं, सेल कम होते हैं। ठीक है, सेल कम होते हैं, स्पेसीज और फाइबर वगैरह वाली चीज़ें ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर हम एपिथेलियम की बात करें, यहाँ पे सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, बाकी चीज़ें बहुत कम होती हैं। ठीक है, स्ट्रेटम बेसिलस, उसके ऊपर जाएंगे स्ट्रेटम स्पाइनोसम आएगी यहीं पे, उसके बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम के बाद कौन सी है जिसमें ग्रेन्यूल्स इकट्ठे होते हैं? स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम। ठीक है ना। उसके अगली स्ट्रेटम ल्यूसिडम, अगर थिक स्किन होगी तो, अगर थिन स्किन होगी तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम नहीं होगी। और फिर सबसे एंड पे स्ट्रेटम कॉर्नियम। कॉर्नियम का मतलब डेड सेल की लेयर, नजर आ रही है सबको? ये ऊपर वाली जो लेयर है ये वाली, ये सारी की सारी स्ट्रेटम कॉर्नियम है। अच्छा एक चीज देखिए आपने, कभी कभी आप लोगों के हाथों की स्किन निकलने शुरू हो जाती है, हुआ कभी ऐसे? स्किन उठना शुरू हो जाती है हाथों से बैठे बैठे। ठीक है ना। वहाँ क्या होता है, डेड टिश्यू की जो डेड सेल है ना आपके,
ये बॉडी से रिमूव भी होते हैं, पता है इस बात का? अच्छा, मैंने एक बार बताई थी, जो आपके बेसमेंट के सेल हैं, बच्चे यार शोर कम कर लो। तो जो बेसमेंट के सेल होते हैं, ये मैंने बताया था, इनमें रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है, ये कॉन्टीन्यूसली रीग्रो करते हैं, बताया मैंने, ठीक है ना। अब अगर ये सेल नीचे से लगातार बनी जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे, वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। और अगर ऊपर वाले सेल रिमूव ना हो तो ये स्किन आपकी अच्छी खासी मोटी होती जाएगी, लगातार बनती जाएगी। इसको बचाने के लिए जो सबसे टॉप लेयर होती है, उसके जो सेल होते हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली भी होते हैं, हमें आमतौर पर नज़र नहीं आते, कभी कभार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव शुरू हो जाती है, तो फिर हमें फील होते हैं। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग करते हैं उससे डेड स्किन जो होती है रुक जाती है, वो कैसे रुकती है? क्या रुक जाती है? डेड स्किन होना रुक जाती है ना मॉइस्चराइजिंग करने से। मतलब मॉइस्चराइजिंग क्या चीज़ होती है? होते हैं। आप कोई लोशन मुंह पे लगाते हो, इसी को कहते हैं आसान अल्फाज में। लोशन क्यों लगाते हो? स्किन के इश्यूज जो हो। नहीं बच्चे, जो लोशन होता है ना, वो आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देता। सर्दियों में स्किन ड्राई हो जाती है। अब जो उतरा होता है ना, वो तब भी उतरा होता है, सिर्फ आपको फील नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज एक तरफ ऑयल, कुछ लोगों को मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी स्किन पे वैसे ही ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, सीबम कहते हैं उसे। सर्दियों में क्योंकि सीबम की प्रोडक्शन कम हो जाती है, आना कम होता है, स्किन ड्राई हो जाती है, तो फिर हम उसको मोशन कोई चीज़ लगा देते हैं उसके ऊपर, उठानी है। जी बच्चे, क्या बताएं जो डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है हमारी? एक बार दोबारा बता दो, आपने क्या बताया जो डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है? सर वो जो डैंड्रफ होती है, डैंड्रफ वगैरह होती है, वो डेड स्किन नहीं होती? कौन सी जो ऊपर से उतर रही होती है, वो तो डेड स्किन होती है। जो डैंड्रफ बेसिकली होती है, डैंड्रफ सर पे भी होती है, और फिर डैंड्रफ का पूछा था कि वो डेड स्किन नहीं होती, इकट्ठी हुई होती है। डैंड्रफ होती है और फिर डैंड्रफ होती है, हाँ, वो डेड स्किन होती है। ड्राई होती है, वो डेड स्किन होती है ना, हाँ। तो वो उतरती नहीं है। बच्चे उतर तो जाती लाइक है, क्या वो क्या होती है? चीज़ें उतर जाती हैं, ठीक है। डैंड्रफ आपको इससे अलग हो जाती है। कभी किसी को डैंड्रफ हुई हो ना, हाथ फेरना बालों में, वो गिर जाएगी नीचे, ठीक है ना, वो अलग हो जाती है स्किन से, गिरती नहीं है। नॉर्मली कभी कभार गिर भी जाती है, कभी आप कुछ ना करो, वैसे बाल हिला दो फिर भी गिर जाएगी, आपके कंधों पे गिर जाती है, नॉर्मली होता रहता है। जी बच्चे, मैट्रिक में ना मेरे टीचर ने बताया था कि मतलब आप किसी चीज़ को टच करते हो ना, तो आपके यहाँ सेल खत्म हो जाते हैं। तो क्या खत्म हो जाते हैं? सेल खत्म हो जाते हैं। जी, जो डेड बच्चे सेल खत्म नहीं होते, जो डेड सेल होते हैं ना, वो रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। अब सेल तो ऑलरेडी डेड है, जो आपके टॉप लेयर पे सेल है वो ऑलरेडी डेड है, वो रिमूव होंगे। इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रेटम डिसजंक्टम। आपकी बुक है ना एपिथेलियम वाला जो टॉपिक है स्ट्रेटिफाइड का, उसके लास्ट पे मेंशन है स्ट्रेटम डिसजंक्टम। वो यही होती है, जो आपके टॉप लेयर के सेल होते हैं वो बॉडी से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं। ये कौन सी है? ये केराटिनाइज है कि नॉन केराटिनाइज है? ये है स्ट्रेटिफाइड स्केमस केराटिनाइज एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्केमस केराटिनाइज एपिथेलियम, ठीक है। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसकी बेजल लेयर है, यहाँ से सेल ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये जो लेयर है ग्रेनुलोसम लेयर है, डार्क कलर की नजर आ रही है, ग्रेनुल नजर आ रहा है सबको, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम इसको कहते हैं। इसके ऊपर वाली स्ट्रेटम कॉर्नियम, सबसे ऊपर वाली, ठीक है। दरमियान में स्ट्रेटम लूसिडम प्रेजेंट होगी अगर थिन स्किन होगी, थिक स्किन होगी तो स्ट्रेटम लूसिडम प्रेजेंट नहीं होगी, ट्रांसल्यूसेंसी होती है वो, ठीक है। चलो आगे चलें। स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथेलियम, मतलब एक से ज़्यादा लेयर होगी, ठीक है, और जो टॉप लेयर पे सेल होंगे वो ट्यूब शेप होंगे, उनका न्यूक्लियस सेंटर में होगा, ठीक है ना। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये डक्ट की, ग्लैंड की डक्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। कुछ ग्लैंड की डक्ट में, डक्ट समझ ना क्या होता है? वो जो पाइप होता है ग्लैंड के साथ, जो ग्लैंड की सेक्रेशन को लेके जाता है, उसे हमने कहना है ये उसकी डक्ट है, ठीक है। ये नजर आ रही है सबको? ये डबल लेयर है, एक नीचे पीछे वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर है, एक आगे वाली लेयर है, ऐसा ही है। तो ये स्ट्रेटिफाइड कुबाइडल एपिथेलियम है। चलो आगे। स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, टॉप सेल कॉलम शेप होंगे, ठीक है। और सारे अगली चीज़ कहाँ प्रेजेंट होती है? डिस्टल पोर्शन ऑफ यूरिथ्रा में, ठीक है। ये नजर आ रहे हैं सबको? एक ये नीचे वाली लेयर है, उसके बाद ऊपर वाली लेयर भी है, डबल लेयर है, टॉप वाला सेल कोलमनर है। ये देखो, एक नीचे वाली लेयर है, ये वाली जा रही, ठीक है, एक उसके ऊपर ये ऊपर वाली लेयर आ रही है, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। अच्छा, अब एक टर्म आती है सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम।
सूडो क्या होता है? सूडो हम कहते हैं फेक को, आसान अल्फाज में। इसमें होता क्या है कि न्यूक्लियस होते हैं इर्रेगुलर, हमें दिखने में लगता है जब हम देखते हैं कि ये स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन वो स्ट्रेटिफाइड होती नहीं है, वो सिंगल होती है। इसमें होता क्या है, जितने भी सेल होते हैं ना इस लेयर के, वो सारे के सारे बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं। सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, लेकिन सारे सेल एपिकल सरफेस तक नहीं जा सकेंगे, सारे सेल टॉप तक नहीं जा सकेंगे। ठीक है, कुछ सेल दरमियान में ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बिल्कुल बेसमेंट के मेम्ब्रेन के साथ ही ख़त्म हो जाएंगे, कुछ बिल्कुल ऊपर चलेंगे। सेल की शेप भी इरेगुलर सी होगी थोड़ी सी, ठीक है, और होंगे लंबे से, कॉलम लाइक सेल होंगे, लंबे लंबे सेल होंगे नॉर्मली। ठीक है, न्यूक्लियस इरेगुलर होता है, डिफरेंट पोजीशन पे होता है। फंक्शन का क्या है? एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेक्रीशन करते हैं, और इनमें गोबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। गोबलेट सेल आपकी बॉडी के सिंगल सेलुलर सेल, यूनिसेलुलर ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है ना, आप ग्लैंड पढ़े ना हमने, ग्लैंड होते हैं, तो आपकी बॉडी का जो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, एक सेल पे मुश्तमिल जो ग्लैंड होता है, उसे हमने कहना है गोबलेट सेल। इसका काम क्या होता है? ये म्यूसिन सेक्रीट करता है, MUCIN, म्यूसिन। म्यूसिन म्यूकस का एक पार्ट है। HCl का नाम सुने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, आपकी स्किन पे कवरिंग है, ठीक है, केराटिन की लेयर भी प्रेजेंट है, और एपिथेलियम की भी काफ़ी मोटी लेयर प्रेजेंट है। अगर आप इसके ऊपर एसिड डालोगे, HCl एसिड, क्या होगा? जल जाएगी ना। तो आपके स्टमक के अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपके स्टमक को क्यों नहीं जला रहा? ठीक है ना, वहाँ पे एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, उस प्रोटेक्टिव लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है म्यूसिन, और वो म्यूसिन कहाँ से सेक्रीट होता है? गोबलेट सेल से। ये आपकी ओवरऑल पूरी की पूरी GAT में प्रेजेंट होते हैं, आसान अल्फाज में। बाकी किस रीजन में ज़्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं, वो जब डाइजेस्टिव सिस्टम पे जाएंगे तब बताऊंगा सेकंड सेमेस्टर में। ठीक है, अच्छा चलो आगे। रेस्पिरेटरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक में प्रेजेंट होती है कोलमनर एपिथेलियम, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड। सिलिया का वर्ड सुने? मूवमेंट करवाते हैं। आपको पता है, आपकी जब आप लोग सांस लेते हो नाक के थ्रू, आप हवा में हर टाइम डस्ट प्रेजेंट होती है। अब डस्ट आपके नाक के थ्रू अंदर तो चली जाती है, लेकिन अगर साइड डस्ट आपके एल्वियोली में चली जाएगी तो आपका सांस लेना या आपका लंग बेकार हो जाएंगे। ऐसा ही है। तो वो जितनी भी डस्ट होती है वो ट्रैप हो जाती है दरमियान में। एक तो म्यूकस प्रेजेंट होती है, ठीक है, दूसरा सिलिया प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलती हैं डक्ट को, एक तो डस्ट को पकड़ लेती हैं, आगे एल्वियोली तक नहीं जाने देती, और उनको वहीं से बाहर निकाल लेती हैं। ठीक है, अच्छा, ये नजर आ रही है सूडो स्ट्रेटिफाइड। अब यहाँ पे ये सेल देखो, इस सेल पे फोकस करना है सबने, ये वाला बेस में मेरे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ख़त्म कहाँ पे हो जाता है? ये इस जगह पे, टॉप तक नहीं आया, ऐसा ही है। अच्छा, इसके साथ वाला बिल्कुल सेल, ये वाला जो सेल है जो टॉप पे आ रहा है, ये सेल देखो बेस में मेन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कोई भी सेल देख लो, जितने भी सेल हैं यहाँ पे, सारे के सारे सेल स्टार्ट बेसमेंट मेम्ब्रेन से होंगे, सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, लेकिन सारे सेल टॉप पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये सेल देखो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये सेल देखो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नज़र सेल खत्म हो रहा है, नज़र है, यहाँ शुरू हुआ यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये सेल यहाँ से शुरू होगा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। जी बच्चे, हाँ, होती सिंगल लेयर है। हम इसको सिंगल लेयर क्यों कह रहे हैं? सारे के सारे सेल बेसमेंट में इनके सारे अटैच हैं, ठीक है। अगर जो मल्टीपल लेयर होती है ना, स्ट्रेटिफाइड जो लेयर होती हैं, उसमें सिर्फ जो नीचे वाली लेयर होती है उसके सेल बेसमेंट में इनके सारे अटैच होते हैं, और उसके ऊपर वाले जो सेल होते हैं वो नीचे वाले सेल के सारे अटैच होते हैं, ठीक है। मल्टीपल लेयर होती हैं। यहाँ पे जितने भी सेल हैं वो सारे के सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच हैं, इसलिए हम इसे सिंगल लेयर कंसीडर करते हैं। लेकिन होती हम इसे सूडो इसलिए कहते हैं, न्यूक्लियस आगे पीछे होता है। न्यूक्लियस आता है अपने सेल की पोजीशन के लिहाज से। अगर सेल का साइज इतना बड़ा है, ठीक है, अब सेल का साइज इतना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सेल का साइज है, न्यूक्लियस ने बेसमेंट मेम्ब्रेन के करीब आना है, वो अपने एरिया में आ जाएगा। अब अगर सेल का साइज इससे हाफ कर दो, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस ने बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ही रहना है, तो न्यूक्लियस अपने सेल के साइज के हिसाब से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। समझ आ रही है बात की? अगर सेल की लेंथ ज़्यादा है तो न्यूक्लियस इस जगह पे प्रेजेंट है, सेल की लेंथ कम कर दोगे न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। इस बेस पे हमें लगता है न्यूक्लियस क्योंकि आगे पीछे इरेगुलरली अरेंज है, तो हमें लगता है कि ये मल्टीपल लेयर हो सकती हैं, पर वो होती सिंगल लेयर है। इसको हमने ना सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसमें गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सारी उनकी पिक्चर हैं।
नजर आ रहा है, सिलिया नजर आ रहा है सबको। बेसमेंट में मेरे ना ये ऊपर सिलिया प्रेजेंट है और दरमियान में ये वाले गोबले सेल प्रेजेंट है, ठीक है। वाइन ग्लास देखा है कभी किसी ने? ग्लास देखा है? शीशे का एक ग्लास होता है, शीशे का एक ग्लास होता है जिसको हम लोग अमीरों वाला ग्लास भी कहते हैं, क्योंकि हम जो थोड़े बैकवर्ड इलाके से आते हैं तो हम लोग कहते हैं अमीरों वाले ग्लास हैं, ठीक है। होता क्या है, वो एक शीशे का ग्लास होता है, ऊपर से राउंड होता है, वो नीचे से उसके नीचे डंडा लगा होता है इतना बड़ा सा, ऐसा ही है। और उसके नीचे भी उसका स्टैंड होता है जिसके साथ उसने लगना होता है, ठीक है ना। वो बेसिकली एक गोबलेट शेप होती है। तो उस शेप की बेस पे हम इसको कहते हैं ये गोबलेट सेल है। समझ आ गई बात की? तो उस शेप की बेस पे ये चेक करो, ये प्रेजेंट है, ये इसके साथ अटैच होगा, इस बेस पे गोबलेट सेल। ये भी वही है, फूडोर सर्टिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ये भी वही है, फूडोर सर्टिफाइड कोलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। समझ आ रही है सबको? अच्छा, अब अगली टाइप पे आते हैं। एक और टाइप होती है, उसका नाम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका क्या काम होता है? ये एपिथेलियम की टाइप है, ठीक है ना। ये स्ट्रेस को बर्दाश्त करती है, स्ट्रेस को बर्दाश्त करती है। इसकी दो टाइप होती हैं, डिस्टेंडेड और नॉन डिस्टेंडेड। बेसिकली होती है एक ही है, इसकी दो स्टेट हो सकती हैं, या तो ये डिस्टेंडेड होगी या ये अनडिस्टेंडेड होगी, ठीक है। अब डिस्टेंडेड अनडिस्टेंडेड, गुब्बारा देखा है आप लोगों ने? बैलून जो होता है गुब्बारा, कभी गुब्बारे में पानी भरो, उसका साइज बढ़ जाता है, ऐसा ही होता है। जब गुब्बारे से पानी निकाल लोगे, साइज वापस अपनी असल हालत में आ जाएगा। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम का इस तरह का ही फंक्शन होता है। ये बेसिकली गुब्बारे की तरह की होती है, गुब्बारे की तरह होती है। ये गुब्बारे के डोम शेप इसकी अपीयरेंस है। ये आपके ब्लैडर में, आसान अल्फाज में बताऊँ तो प्रेजेंट है, यूरिनरी सिस्टम में प्रेजेंट होती है। अब ब्लैडर में जैसे यूरिन इकट्ठा होना शुरू होगा आहिस्ता आहिस्ता, ये इस तरह डोम शेप होता है सेल इसका ना नॉर्मली। तो ऊपर से प्रेशर आ रहा है, अंडर सेल इस तरह प्रेजेंट है और ये इस तरह एक दूसरे के सारे अटैच हैं, पूरे ने पूरा ब्लैडर बनाया हुआ है। जब ऊपर से पानी आना शुरू होगा, यूरिन आना शुरू होगा, इनको जो सेल इस तरह शेप होती है ना टॉप लेयर की, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। साइज बढ़ता है ना उसका। तो इस तरीके से जब इसको ऐसे करेंगे तो इस साइज बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एरिया बढ़ जाएगा, अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका क्या काम है ट्रांजिशनल एपिथेलियम का? ये डिस्टेंड होती है जब इसमें थोड़ा सा प्रेशर आता है वाटर का या किसी भी चीज़ का, लेकिन जैसे प्रेशर ख़त्म हो जाता है ये वापस अपनी असल हालत में आ जाती है। सेल इसके डोम शेप होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन पर क्या लिखी हुई है, ये वो एपिथेलियम है जो अपनी शेप चेंज करती है जब उस पर प्रेशर पड़ता है। डॉट फॉर्म में होती है, अनडिस्टेंडेड और डिस्टेंडेड फॉर्म में। ये नज़र आ रही है सबको? यहाँ पे जो ये सेल है, ये सेल देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ये डोम शेप सेल है। डोम किसे कहते हैं समझ आती है जी बच्चे? बच्चे वो एक सेल में दो न्यूक्लियस आर्टिफैक्ट होते हैं, जब हम कट करते हैं ना उसकी बेस पे आता है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये चेक करो, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे भी नहीं प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है जब ये कटी गई है, जो इसके न्यूक्लियस है वो पीछे की तरफ से या वो इससे आगे की तरफ से, वो आए ही नहीं, ठीक है। अब इसकी शेप समझ आ रही है? डोम शेप, गुनबद की तरह की शेप है। जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ेगा, इसकी जो ये वाली सेल है, ये जो आपस में इस तरह इनफोल्डिंग सी हुई बनी है, ये सारी की सारी सीधी हो जाएंगी। ऊपर से प्रेशर पड़ेगा, ये सीधा हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम इस तरह की होती है। डिस्टेंडेड बेजल लेयर कुबाइडल शेप होते हैं, सुपरफिशियल 2 से 3 लेयर जो होती हैं वो फ्लैट हो जाती हैं, ठीक है। और अनडिस्टेंडेड में कुबाइडल शेप होते हैं, टॉप लेयर के जो सेल होते हैं वो डोम शेप होते हैं, ठीक है। समझ आई बात की? अच्छा, अब ये देखो, ये अनडिस्टेंडेड फॉर्म है, डोम शेप सेल प्रेजेंट है। ये डिस्टेंडेड फॉर्म है, यहाँ पे टॉप के जो सेल होंगे वो फ्लैट हो जाएंगे, बिल्कुल एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आती है, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगली लैब में इसका आंसर करूँगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशनल एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम? मैं आज जिनकी लैब हुई उनको समझा दिए, जिनकी नहीं हुई वो अगली लैब में मुझसे पूछ लीजिएगा, तब तक खुद इसका आंसर देख के आओ क्या है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिशनल एपिथेलियम इन स्ट्रेस फॉर्म और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का, ठीक है। अच्छा, अगला छोटा सा टॉपिक है ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। छोटा सा टॉपिक है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 2-3 मिनट में, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम की 2 टाइप पड़ी थी, सरफेस एपिथेलियम और ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। सरफेस वाली हमने कंप्लीट कर लिया, ग्लैंड्यूलर पे आते हैं। ग्लैंड क्या होते हैं?
सर्टेन सेल इन बॉडी का ग्लैंड जो कि स्पेसिफिक सब्सटेंसेस करते हैं, या वो सेक्रीशन की फॉर्म में आते हैं या वो एक्सक्रीशन की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, सेक्रीशन क्या होती है, एक्सक्रीशन क्या होती है, बताया हुआ है ना मैंने। वो चीज़ जो बॉडी के अंदर यूज़ होगी वो सेक्रीशन है आसान अल्फाज में, और वो चीज़ जो बॉडी से बाहर जाएगी वो एक्सक्रीशन है। इससे आसान अल्फाज में डेफिनेशन नहीं होती इसकी। ठीक है, अच्छा अब याद रखना, जहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट है, ग्लैंड के ना कुछ सेल ऐसे होते हैं जो सेक्रीशन करते हैं, ग्लैंड के सारे सेल सेक्रीशन नहीं करते। ठीक है, अगर एक पूरा ग्लैंड प्रेजेंट है तो उस ग्लैंड के कुछ सेल होंगे जो सेक्रीशन करेंगे, बाकी सेल जो होंगे वो सेक्रीशन को मूवमेंट में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो ग्लैंड के वो सेल जो सेक्रीशन प्रोड्यूस करेंगे, वो सेल मिलके एक यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को हम कहते हैं एसिनाए, ACINI, एसिनाए। ठीक है, एसिनाए ये वो चीज़ होती है जो ग्लैंड के सेल, ग्लैंड के जो सेक्रीटरी सेल होते हैं वो मिलके एक यूनिट बनाते हैं, उस यूनिट को हमने कहना है एसिनाए। अब ये दो तरह का होता है, या ये ट्यूब्यूलर भी हो सकता है ग्लैंड, और ये दूसरी इसकी फॉर्म है एल्वियोलर ग्लैंड। एल्वियोली का नाम सुने, लंग में प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, तो एल्वियोलर ग्लैंड बॉल की तरह का ग्लैंड होगा, उसके साथ एक डंडा लगा होगा जो उसकी डक्ट होगी, या ये ट्यूब्यूलर ग्लैंड होगा। दो टाइप के ग्लैंड होते हैं। ठीक है, अच्छा अगली चीज़, ग्लैंड ये यूनिसेल्युलर हो सकते हैं और मल्टी सेल्युलर दोनों होते हैं। यूनिसेल्युलर की एग्जांपल मैंने भी दी है थोड़ी देर पहले, गॉबलेट सेल। मल्टी सेल्युलर ग्लैंड की एग्जांपल आपके काफ़ी सारे ग्लैंड आते हैं, जिनमें काफ़ी हो सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से लेकर आपका सलाइवरी ग्लैंड सारे शामिल हैं इसमें। ठीक है, अच्छा अगली चीज़, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या फ़र्क होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो अपनी सेक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। इनके पास डक्ट नहीं होती कि जिस डक्ट के थ्रू ये अपनी सेक्रीशन अपने टारगेट ऑर्गन तक लेके चले जाएं। ठीक है, मोस्टली जो एंडोक्राइन की सेक्रीशन होती हैं वो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, अच्छा एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जिनके पास अपनी डक्ट होती हैं, ये अपनी जो भी सेक्रीशन पैदा करते हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन तक खुद पहुंचाते हैं, ब्लड की हेल्प नहीं लेते। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने स्लाइवरी ग्लैंड का नाम सुना है, सॉरी ये स्लाइवरी या स्वेट ग्लैंड का नाम सुना है? ठीक है ना, अब जो स्वेट ग्लैंड होते हैं ये अपनी सेक्रीशन स्किन पे देते हैं खुद। आपका जो स्वेट होता है वो ब्लड के थ्रू नहीं आता। ठीक है ना, वो आता है डायरेक्टली सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड, फर्क समझ आ गया दोनों में? अच्छा चलो आगे चलते हैं। यूनिसेल्युलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा ये सारी गॉबलेट सेल की डिटेल है। गॉबलेट सेल मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले, ये इस तरह के होते हैं गॉबलेट सेल, नजर आ रहे हैं? अच्छा यहाँ पे वो कप वाली शेप समझ आ जाएगी जो मैं बता रहा था। ये देखो आगे से राउंड होगा, पीछे डंडा लगा हुआ है और एंड पे इसका स्टैंड होता है, गॉबलेट शेप, जो मैंने बताया था वाइन ग्लास तरह का होता है। ठीक है, अब जो ग्लैंड होते हैं ना मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ये बनते हैं इन्वेजिनेशन के थ्रू। एपिथेलियल सेल होते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ स्किन पे, आपकी जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं स्वेट ग्लैंड, सुने नाम? अब स्वेट ग्लैंड से बेसिस ग्लैंड बनेंगे कैसे, आसान अल्फाज में बताता हूँ, डिटेल हम बाद में जाएंगे। आपकी स्किन पे एपिथेलियम प्रेजेंट है, जब स्किन बन रही होती है तो जो आपकी सरफेस एपिथेलियम होती है ना वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाती है। इन्वेजिनेशन का मतलब समझते हो? अंदर की तरफ ढंग से जाती है। ठीक है ना, अब वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करके एक स्ट्रक्चर बना लेती है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। अच्छा, अब ग्लैंड के दो पार्ट हो सकते हैं, प्रोक्सिमल पार्ट जो डक्ट बनाएगा और डिस्टल पार्ट जो सेक्रेटरी यूनिट बनाएगा। सेक्रेटरी यूनिट का नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसे हम कहते हैं एसिनाए, वो पोर्शन जहाँ से सेक्रीशन पैदा होती हैं, और डक्ट वो पोर्शन होता है जो उन सेक्रीशन को लेके अपने टारगेट ऑर्गन तक जाता है। अच्छा, आगे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन है थोड़ी सी, ये आप लोग पढ़ चुके हो। अच्छा अगली चीज़, लास्ट थोड़ी छोटा सा टॉपिक है, ग्लैंड की क्लासिफिकेशन किस तरह होती है। 3 तरीकों से हम ग्लैंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका होता है उसकी बेस शेप पे, ठीक है ना, कि ग्लैंड और उनकी डक्ट की शेप कैसी है। ठीक है, उनमें ब्रांच हैं कि नहीं है। पहली चीज़ शेप है कि नहीं है, शेप किस तरह की है, या वो ट्यूबुलर है या वो एसिनार है। ठीक है ना, या ट्यूबुलर है या एल्वियोलर है। और दूसरी चीज़ उनमें डक्ट प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट, अगर डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट किस तरह की प्रेजेंट है, सिंपल डक्ट है, कंपाउंड डक्ट है, डक्ट में ब्रांचेज तो नहीं हुई। ठीक है ना, तो इस बेस पे हम ग्लैंड की क्लासिफिकेशन करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन का तरीका होता है मोड ऑफ रिलीज ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब ग्लैंड अपनी सेक्रीशन को रिलीज किस तरीके से करते हैं। जो ग्लैंड के सेल हैं वो अपनी सेक्रीशन को किस तरीके से साइटोप्लाज्म में अपने ल्यूमन में सेक्रीट करेंगे। ठीक है,
तीसरा, नेचर ऑफ सेक्रेटरी प्रोडक्ट, ग्लैंड किस टाइप की सेक्रीशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज़ होती है म्यूकस सेक्रीशन और सीरस सेक्रीशन। म्यूकस थोड़ी सी थिक होती है, बगलम का नाम सुने, वो म्यूकस सेक्रीशन है। जब बाइक चला के आ रहे हो ना सुबह सुबह तेज़ी से, नाक से पानी आने लग जाता है पानी। अब वो जो पानी आता होता है ना, वो बेसिकली वाटर नहीं होता, कभी उसको फील करना, वो वाटर थोड़ा थिक होता है, वो सीरस सेक्रीशन होती है। ठीक है, तो अच्छा कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो दोनों सेक्रीशन देते हैं, वो वाटर भी देते हैं, वो मिक्स सेक्रीशन होती है, उसमें सीरस सेक्रीशन भी प्रेजेंट होती है, उसमें म्यूकस सेक्रीशन भी प्रेजेंट होती है। तो हम इस बेस पे भी ग्लैंड की क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आज हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ सेक्रीशन। ग्लैंड अपनी सेक्रीशन किस बेस पे, किस तरीके से सेक्रीट करता है। ठीक है, ग्लैंड ने अपनी सेक्रीशन निकालनी है और किस तरीके से निकाल सकता है। ग्लैंड अपनी सेक्रीशन किस तरीके से निकालता है। यहाँ पे 3 टाइप्स आती हैं, मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। मीरोक्राइन, एपोक्राइन और होलोक्राइन। हमने एक स्टेप पढ़ा था जिसे मैंने कहा था एक्सोसाइटोसिस का, याद है सबको? उसकी छोटी सी वीडियो याद है जो मैंने दिखाई थी। सेल के अंदर से एक वेसिकल आती है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी यहाँ पे, सेल मेम्ब्रेन के साथ वेसिकल अटैच होती थी और सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती थी। जो उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट होती थी वो सेल से बाहर निकल जाती थी। ठीक है ना। अगर तो इस तरीके से सेल से चीज़ें बाहर आ रही हैं, ग्लैंड अपनी सेक्रीशन इस तरीके से दे रहा है कि ग्लैंड की सेक्रीशन आती है वेसिकल बंच की फॉर्म में और साथ में सेल के साथ अटैच होती हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ, और वेसिकल की मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाती है और जो उसके अंदर सेक्रीशन थी वो बाहर निकल जाती हैं। तो इस टाइप की सेक्रीशन को हमने कहना ये होती है मीरोक्राइन सेक्रीशन। मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड कौन से होंगे? जो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपनी सेक्रीशन देंगे। ठीक है ना। अच्छा, अब अगली चीज़, दूसरे टाइप की चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है? ग्लैंड में सेक्रीशन बन रही है। सेक्रीशन जो बनती है वो कैसे बनती हैं? छोटे सा पॉइंट बताता हूँ। सेक्रीशन हमने बताया था ना, गोल्जी बॉडी से वेसिकल बनती हैं, याद है सबको? अब बेसिकली उस टाइप की वेसिकल को हम सेक्रीशन कह रहे हैं आसान अल्फाज में। ठीक है ना। अब वो जो वेसिकल, ये देखो वो सारी की सारी वेसिकल यहाँ बन रही हैं। यहाँ पे पहले नजर आया सबको वेसिकल नहीं, सेल मेम्ब्रेन के साथ मिली, एक्सोसाइटोसिस से सिर्फ सेक्रीशन बाहर आ गई। मीरोक्राइन, एपोक्राइन, सेक्रीशन बनी, सेल के अंदर कॉम्बिनेट होना शुरू हो गया, आस्ते आस्ते ना जमा होना शुरू हो रही है सेल के अंदर। फिर क्या होता है? जो सेल होता है वो आपस दरमियान में पिंच हो जाता है, मिल जाता है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो अलग हो जाता है। अब इस पूरे पोर्शन में न्यूक्लियस वगैरह नहीं प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन होगी, साथ में सेक्रीशन होंगी। सेल का कुछ पार्ट सेक्रीशन को लेके सेल से अलग हो जाता है, इसे हमने कहना है एपोक्राइन। ठीक है। और तीसरी कौन सी चीज़ है? वो होती है होलोक्राइन। उसमें क्या होता है? जो सेल होता है उसके अंदर सेक्रीशन बन रही है, सेक्रीशन बनती सेल फूल जाता है और पूरा का पूरा सेल ये खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा सेल ही बाहर निकल जाता है, उसे हमने क्या कहना है? होलोक्राइन सेक्रीशन। ठीक है। थर्ड टाइप की सेक्रीशन कौन सी है? होलोक्राइन सेक्रीशन। इसमें पूरा का पूरा, बच्चे लाइट जला दो, पूरा का पूरा सेल ही बाहर आ जाता है।